चलो अभी विदाउट टाइम वेस्टिंग फटाफट से आते हैं। चलो जी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की बात चल रही थी अपनी, है ना। अरे सर, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का कनेक्शन क्या था? सबसे पहले पहला पड़ाव आपको क्या बोलता है, कब कोई इनकम कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होगी? सर आपने बोला सर कैपिटल असेट्स हो, ट्रांसफर हो। ओ अच्छा अच्छा, ये दो चीजें क्लियर हो गई, मतलब ट्रांसफर तब कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होगा, बिल्कुल। बट एक चीज यहां ध्यान रखना, सेक्शन 47 बोलता है सर्टेन ट्रांजेक्शन विच विल नॉट बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर। अरे उन ट्रांजेक्शन में अगर वो ट्रांसफर नहीं है तो उस पर कैपिटल गेन नहीं लगेगा। अरे सर बिल्कुल पता है, पता है। अब हमको पता पड़ गया कि कब कोई इनकम कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होगी। तो दूसरा काम क्या होता है सर, कितना कैपिटल गेन, कितना कितना मतलब कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। अब कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन कैसे करोगे सर? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ट्रांसफर। इसके बाद जो आएगा दैट विल नेट फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। ये है सेक्शन 48 के अकॉर्डिंग। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ऑलरेडी हम देख चुके हैं। दूसरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का हमारा काम चल रहा है। चलो जी बताओ मुझे, फटाफट से बताओ, विदाउट वेस्टिंग द टाइम मुझे बताओ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब क्या? दिस इज द सबसे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। बताओ फटाफट बताओ। यस आयुषी, आरवा, आज कौन कौन नहीं आया है? सब सो रहे होंगे, है ना। इतना सुबह सुबह परेशान कर देते हो सर आप हमको, है ना, यही सोच रहे होंगे आप सभी। आज क्या 4-5 जने ही हो क्या तुम? बस कोई बात नहीं, चलो फटाफट आ जाओ। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बोलो 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 भैया बोलो। सर अगर परचेस किया हो तो, और अगर नॉट परचेज। अब तुम्हारे दिमाग की एकदम चीजें सेट कर लो। सर अगर परचेस की हो तो ये, नहीं परचेस की हो तो, अगर परचेस किया हो तो जनरल रूल, और नॉट परचेस तो डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब तुम्हारा फ्लो ऐसा आना चाहिए, डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब तुम्हारी चीजें सेट होनी चाहिए दिमाग में। सर अगर परचेस की हो तो जनरल रूल, कभी मत बोलो परचेस प्राइस, राइट। लिखना नहीं है वहां पे वैसे भी क्वेश्चन कभी ऐसे लिखने का नहीं आता है। वहां क्वेश्चन आता है प्रैक्टिकली कि भैया कहानी ये है, बताओ क्या करोगे। तो तुम्हारी चीजें फ्लो सेट होना चाहिए। अगर परचेस किया हो तो जनरल रूल, और अगर नहीं परचेस किया, आपने परचेस नहीं किया तो डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सर जनरल रूल क्या है? अगर आपने एसेट्स खरीदी है तो परचेस प्राइस विल बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, बट ये साथ में हमेशा रखना, बट 1/4/2001 के पहले अगर आपने कोई एसेट्स एक्वायर करी है तो कॉस्ट और एफएमवी विच एवर इज हायर दैट विल बी योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसका एफएमवी कभी भी एसडीवी से ज्यादा नहीं होगा, अगर एसडीवी अवेलेबल है 1/4/2001 का तो। आई होप दिस इज क्लियर। यस। और दूसरा अब आता है सर मैंने परचेज नहीं किया तो बीसी श्रीनिवासा सेठी साहब की देन है डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, तो डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के कंसेप्ट में आएंगे। डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में इन्होंने क्या क्या किया बताओ, क्या क्या किया बताओ। बोलो। वेरी गुड, यस नीलाजीत, करेक्ट। नीलाजीत कोलकाता में ठंड है नहीं है? हाँ जी बोलो बोलो बोलो। अगला सेक्शन 49, मेरे फ्लो में चलते चलो, कहीं कुछ याद करने का जरूरत नहीं है। याद तो करना ही नहीं भैया, याद करके के काम चलेगा। जय बाबा की। वेरी गुड। इसके कारण सेक्शन 55 के अंदर चेंजेस आए और सेक्शन 49 के अंदर उन्होंने चेंजेस किए। सेक्शन 55 में क्या किया बोलो, एक साथ बोलो सारे। सर सेल्फ जनरेटेड एसेट्स, अगर सेल्फ जनरेटेड एसेट्स है। दूसरा 4 पॉइंट है सेक्शन 55 में, इतना कमांडेबल बनाओ अपने आप को। सेल्फ जनरेटेड एसेट्स जैसे ही आए उसके साथ और 3 पॉइंट बोलो, साथ में बोलो, जोर से बोलो, जय माता दी। हाँ जी भाई बोलो। बोनस शेयर्स, यस।
बोनस शेयर, और बहुत ठंड है ओहो कोलकाता में, सुबह सुबह की तो हमारे थोड़ी सी है पूना में, बट ज्यादा नहीं है, दिन में तो यार गर्मी है। राइट अनाउंसमेंट, वेरी गुड, राइट अनाउंसमेंट, और एक और यस आरवा, वेरी गुड, ट्रेडिंग एंड क्लियरिंग राइट्स, ठीक है। सो इनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या मानी जाएगी? निल। इनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या मानी जाएगी? निल मानी जाएगी। फिर आता है सेक्शन 49 सेक्शन 49, ठीक है, यस, सेल्फ जनरेटेड असेट्स, बोनस शेयर्स, राइट रिनाउंसमेंट और ट्रेडिंग और क्लियरिंग राइट्स, अगर आपने इन्हें सेल किया है तो इनकी कॉस्ट क्या मानी जाएगी? इनकी कॉस्ट ऑलवेज निल मानी जाएगी। सो यहां इन्होंने लिख दिया डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, पहले एक्ट में लिखा हुआ नहीं था, बाद में इन्होंने लिख दिया कि भैया अगर आप इनको ट्रांसफर करते हो तो जो इनकी कॉस्ट है वो जीरो मानी जाएगी। तो अब बीसी श्रीनिवासा शेट्टी अगर इसके बाद में केस लड़ता तो हार जाता, क्योंकि डिपार्टमेंट बोलता देख भाई एक्ट में लिखा हुआ है कॉस्ट विल बी निल, राइट, पहले लिखा हुआ नहीं था तो श्रीनिवासा शेट्टी साहब जीत गए, तो श्रीनिवासा शेट्टी साहब के कारण को लिखना पड़ा कि भैया नहीं तो इनकम टैक्स का कैपिटल गेन का वर्चस्व खत्म हो जाएगा। सो इसीलिए डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को इंट्रोड्यूस किया गया। सेक्शन 49 में डिपार्टमेंट ने दिमाग लगाया कि यार ऐसे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। सेक्शन 47 में जो ट्रांजेक्शन ट्रांसफर नहीं है वहां पर बोलेगा, जैसे जूही जो अभी आई नहीं है, जूही को फादर से गिफ्ट मिला, तो जूही बोलेगी अरे मेरे लिए तो कॉस्ट है ही नहीं, कॉस्ट डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा। तो इन्होंने सेक्शन 49 में इंट्रोड्यूस कर दिया कि जो जो ट्रांजैक्शन 47 में ट्रांसफर नहीं माने गए हैं उनके केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या माना जाएगा। चलो जी, यहां पर मैंने आपको बताया था सेक्शन 49 के अंदर मैंने बताया था, एक तो ट्रांजैक्शन विच विल नॉट बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर, ट्रांजैक्शन which will not be treated as transfer as per section 47, उनके केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी। एक तो मैंने आपको ये बताया था, और दूसरा मैंने बताया था इनकम डिक्लेरेशन स्कीम 2016 जो मोदी जी लेके आए थे, और दूसरा मैंने बताया था 1037A अमरावती वाला। ये ऐसे कौन कौन से केसेस है जहां पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की रिक्वायरमेंट है ये बताता हूं, बट पहले आ जाते हैं अपन इस वाले पार्ट को कंप्लीट करते हैं। ट्रांजैक्शन विच विल नॉट बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर, उन्होंने बोला कि सर सेक्शन 47 में जो ट्रांजैक्शंस है जिन्हें ट्रांसफर नहीं माना गया है, अगर मान लो रिसीवर उसको आगे असेट्स सेल करता है, सो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो यहां पर मैंने क्या पॉइंट बताए थे, एक तो चेंज इन ऑनरशिप, सेक्शन 47 के केसेस बताए थे ना जहां पर ऑनरशिप चेंज होती है, चेंज इन असेट्स, और ये आज मैं अभी बताने वाला हूं सक्सेशन, जो कल अपन नहीं कर पाए थे, राइट। हाँ जी, चेंज इन ऑनरशिप के केसेस क्या है बताओ। सेक्शन 47 में वो केसेस जहां पर ऑनरशिप चेंज हो रही है बट उसे ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, ऐसे केसेस कौन कौन से हैं फटाफट से बोलो। यस यस यस, वेरी गुड। इस फ्लो में चलो बस, तुम्हें एक बार भी मैं कहते ना रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बस इस फ्लो में चलना पड़ेगा। ये फ्लो मतलब ये फ्लो ना, ये एक तो सबसे पहली चीज है कि कहीं बुक में है ही नहीं, क्योंकि ये फ्लो मैंने डेवलप किया है एक्चुअली। इवन मतलब मैं तो क्या होता है, मैं हमेशा पढ़ता हूँ ना, मैं कभी किताबों और उनको ध्यान नहीं रखता, मैं हमेशा एक फ्लो बनाता हूँ, बस मेरे को उस फ्लो में समझ आना चाहिए कि कहानी हुई क्या, डिपार्टमेंट की सोच क्या क्या चल रही थी, वो फ्लो डेवलप करता हूँ बस। तो यस, ये फ्लो पे फोकस करना आप। पार्टीशन ऑफ एचयूएफ, पार्टीशन ऑफ एचयूएफ, वेरी गुड। अगर मान लो एचयूएफ अपने मेंबर्स को असेट्स डिस्ट्रीब्यूट करता है, ऑनरशिप चेंज हो रही है बट इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर, राइट, इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर। दूसरा, गिफ्ट, विल, इनहेरिटेंस, ठीक है, और क्या था, होल्डिंग सब्सिडरी, है ना, 100% होल्डिंग ने सब्सिडरी को ट्रांसफर किया हो, सब्सिडरी ने होल्डिंग को ट्रांसफर किया हो। यहां पर एक चीज ध्यान रखना, रिसीविंग कंपनी शुड बी इंडियन कंपनी, ठीक है। फिर अमलगमीशन और डीमर्जर, ये सारे अपन ने केस देखे थे। यहां पर असेट्स ट्रांसफर हो रही है, यहां पर असेट्स ट्रांसफर हो रही है, यहां पर असेट्स ट्रांसफर हो रही है, बट फिर भी इसे ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। ऑनरशिप चेंज हो रही है बट फिर भी इसे ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। सर इन केसेस में अगर रिसीवर
रिसीवर उस असेट्स को आगे सेल करता है, तो सर सेल प्राइस तो मुझे पता है, जितने में बेचा वो मेरी सेल प्राइस है, लेकिन मेरी कॉस्ट मुझे नहीं पता, क्योंकि रिसीवर के लिए हो सकता है कॉस्ट यहां पर कुछ नहीं लगी हो, राइट। तो सर कॉस्ट क्या ली जाएगी, कॉस्ट क्या ली जाएगी? तो यहां सेक्शन 49 ने बोला है कि इन केसेस में कॉस्ट विल बी कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ऑनर। समझ आया? कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ऑनर, जैसे अपन ने देखा था गिफ्ट में, विल में, इनहेरिटेंस में, पार्टीशन ऑफ एचयूएफ में। मान लो एचयूएफ का पार्टीशन हुआ, मेंबर ए को कोई मकान मिला, उस ए ने उस मकान को बेचा, क्या लेंगे? एचयूएफ की कॉस्ट लेंगे। जूही को जो उनके पिताजी ने गिफ्ट किया था, जूही ने उसको सेल किया, उसकी कॉस्ट क्या लेंगे? जूही के पिताजी ने जब उसे खरीदा था तो क्या कॉस्ट रही थी, वो कॉस्ट कंसिडर की जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर। सेम होल्डिंग सब्सिडरी, होल्डिंग ने अगर सब्सिडरी को बेचा है, सब्सिडरी अगर उसे आगे बेचता है, सब्सिडरी अगर उससे आगे बेचता है, तो सब्सिडरी की कॉस्ट क्या होगी? कॉस्ट ऑफ होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी ने उसे किस प्राइस पर परचेस किया है। आई होप दिस इज क्लियर। सेम अमलगमेशन डीमर्जर, अमलगमेटिंग कंपनी अगर अमलगमेटेड कंपनी को कोई एसेट्स ट्रांसफर कर रही है, अमलगमेटेड कंपनी उसे आगे सेल करती है, तो कॉस्ट क्या लेंगे? जिस प्राइस पर अमलगमेटिंग कंपनी ने उसे परचेस किया था। सेम फॉर द डीमर्जर। ठीक है, आई होप समझ आ रहा है या बाउंसर जा रहा है? चलो जी, नाउ दूसरा टॉपिक जो मैंने आपको बताया था, चेंज इन एसेट्स। चेंज इन एसेट्स क्या बताया था? चेंज इन एसेट्स में मैंने, बताओ, बोलो। चेंज इन असेट्स, बोलो भाई। पहला पॉइंट अमलगमेशन का ही था, बताता हूं क्या है ये चेंज इन असेट्स। ठीक है, दूसरा डिमर्जर का ही था। अमलगमेशन हो रहा है, अमलगमेशन हो रहा है, अमलगमेटिंग कंपनी के शेयर होल्डर बोलेंगे, ए भैया पैसा देना रे, अमलगमेशन हो रहा है, हमारी कंपनी दूसरे में जा रही है, तो पैसा तो चाहिए ना। अगर मान लो पैसा नहीं मिलके सिर्फ और सिर्फ आपको शेयर मिलते हैं, इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर। अमलगमेटिंग कंपनी के शेयर होल्डर को कंसीडरेशन में अमलगमेटेड कंपनी के शेयर्स मिलते हैं, इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर। मान लो मैंने टाटा टी का एग्जांपल लिया था, आपके पास टाटा के शेयर्स थे, टाटा का अमलगमेशन हो गया रिलायंस के साथ, अब आपके पास रिलायंस के शेयर आ गए हैं, तो चेंज इन असेट्स, चेंज इन असेट्स, चेंज इन असेट्स, राइट। अब आपके टाटा के शेयर नहीं है, अब आपके पास रिलायंस के शेयर है। ऐसा कभी आपके साथ इंसिडेंट हुआ है या आपके फैमिली के अंदर कि मान लो कोई कंपनी अमलगमिट हो गई, ठीक है ना? जैसे मैं आपको बताता हूं, कैसे बताऊं इसको, कोई एग्जांपल देख रहा हूं जिससे आपको ये चीजें क्लियर हो जाए। कोई आपको दिमाग में आ रहा है क्या एग्जांपल जहां पर ऐसा हुआ हो? वेरी गुड आयुषी, बहुत बढ़िया। मैं एग्जांपल सोच रहा हूँ, बट ठीक है, एग्जांपल दिमाग में लेता हूँ। अभी रिसेंट का कोई केस सिनेरियो मेरे दिमाग में नहीं बैठ रहा अभी, बट कोई बात नहीं। टाटा का अमलगमेशन हो गया रिलायंस के साथ में, ठीक है ना? टाटा का अमलगमेशन हो गया रिलायंस के साथ में, तो अब आपके पास टाटा के मान लो 100 शेयर्स थे, तो अब टाटा के 100 शेयर्स तो आपके खत्म हो गए, क्योंकि अब टाटा का एग्जिस्टेंस तो खत्म हो गया, अब तो रिलायंस हो गया। अब उस 100 के बदले आपको रिलायंस के मान लो 200 शेयर मिल गए, ठीक है, 200 शेयर मिल गए। तो अब आपका क्या है, आपने रिलायंस के शेयर खरीदे थोड़ी है, ये तो चेंज इन एसेट्स है। आपके पास टाटा के शेयर थे इसलिए रिलायंस के शेयर आ गए। तो अब अगर फ्यूचर में आप इन रिलायंस के शेयर को बेचते हो तो व्हाट विल बी द कॉस्ट? बताओ, व्हाट विल बी द कॉस्ट? सर कॉस्ट ऑफ प्रीवियस एसेट्स, ठीक है ना? कॉस्ट ऑफ प्रीवियस एसेट्स। मान लो आप रिलायंस के शेयर को बेचते हो तो इनकी कॉस्ट क्या होगी? अरे रिलायंस के शेयर आए कहां से भैया? टाटा के कारण आए, तो टाटा के शेयर की जो परचेस प्राइस है वो आपकी कॉस्ट मान ली जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रीवियस एसेट्स। वोडाफोन ऑन आइडिया नहीं, हाँ, वोडाफोन ऑन आइडिया, ठीक है। आपके पास आइडिया के शेयर्स थे, आइडिया के शेयर्स थे, और वोडाफोन ने अब क्या कर दिया, आइडिया मर्ज हो गई, तो आइडिया के शेयर्स मान लो मेरे पास, हाँ मेरे पास भी थे एक्चुअली, मैंने भी ले रखे थे आइडिया के शेयर, मैंने ज्यादा नहीं ले रखे थे, 50 शेयर ले रखे थे। तो अब 50 शेयर के बदले मुझे क्या मिल गए? वोडाफोन के 50 शेयर मिल गए, ठीक है ना? वोडाफोन के 50 शेयर मिल गए, वोडाफोन आइडिया नाम जो था, वोडाफोन आइडिया, उसके 50 शेयर, उसके 50 या 100 मिल गए, व्हाटएवर जो भी है वो मिल गए। तो अगर मैं अब आज फ्यूचर में वोडाफोन आइडिया के बेचता हूं शेयर,
ठीक है ना। तो मैंने खरीदे थोड़ी थे, मैंने तो आइडिया के खरीदे थे। वो एसेट्स आई क्यों है मेरे पास? बिकॉज ऑफ आइडिया के एसेट्स के कारण, ठीक है ना। आई होप दिस इज क्लियर। सॉरी सॉरी, समझ आ रहा है? तो ये देखो, ये जो होता है ना चेंज इन असेट्स, असेट्स में चेंज हो रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था अभी, आयुषी ने खटाखट सारे पॉइंट लिख दिए। तीसरा पॉइंट, अगर आपके पास किसी कंपनी के बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, डिबेंचर स्टॉक, डिपॉजिट सर्टिफिकेट है, वो उसी कंपनी के शेयर्स या डिबेंचर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। भैया मेरे पास 1000 बॉन्ड थे, अब 1000 बॉन्ड की जगह मेरे पास 100 शेयर आ गए, तो बॉन्ड तो मेरे पास अब है नहीं ना, उसके बदले मेरे पास शेयर आ गए। अगर इन शेयर को मैं फ्यूचर में बेचता हूं तो क्या होगा? सेल प्राइस तो पता है, बट ये शेयर खरीदे तो थे ही नहीं मैंने, ये तो मेरे पास आए थे बॉन्ड्स के कारण। तो कॉस्ट ऑफ प्रीवियस एसेट्स, जिस एसेट्स के कारण ये मेरे पास आए हैं उसकी कॉस्ट ले ली जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर। यस। चौथा, अगर आपके पास प्रेफरेंस शेयर्स है, वो उसी कंपनी के इक्विटी शेयर्स में अगर कन्वर्ट हो जाता है, राइट, तो अब इन फ्यूचर में आप इन इक्विटी शेयर्स को बेचोगे तो क्या होगा? कॉस्ट ऑफ प्रीवियस एसेट्स। पांचवा, मैंने आपका म्यूचुअल फंड से रिलेटेड मैं आपको बता रहा था, मैंने कहा डिटेल में आपको डिस्कस करूंगा, बट यस, अब म्यूचुअल फंड के बारे में मैं क्या करूंगा, जो मैं एक सेशन लेता हूं ना, जनरल सेशन, उसके अंदर डिस्कस करूंगा आप सभी के साथ जूम कॉल पे या किसी पे आके, एक जनरल आपको म्यूचुअल फंड के अवेयरनेस दूंगा, ठीक है। अभी थोड़ा टाइम कंस्ट्रेंट है तो फटाफट से आपको ये समझा देता हूं, नहीं तो आज मेरा प्लान था कि अगर पूरा प्रॉपर सेशन होता तो यस थोड़ा आपको आइडिया देता। हाँ, यस, परफेक्ट आयुषी, परफेक्ट। तो समझ आ रहा है ना तुमको। पांचवा जो पॉइंट है म्यूचुअल फंड, देखो म्यूचुअल फंड की क्या होता है, वेरियस स्कीम होती है ना। जैसे इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स हो गए, ठीक है, ये, और डेप्ट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स हो गए। इनका क्या होता है कि म्यूचुअल फंड में बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स मार्केट में थे। अब मान लो एक कंपनी है ना, एक कंपनी ने अपने बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स मार्केट में डाल रखे हैं, एक कंपनी ने अपने बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स मार्केट में डाल रखे हैं कि म्यूचुअल फंड ए, म्यूचुअल फंड बी, म्यूचुअल फंड सी, म्यूचुअल फंड डी, ठीक है ना। समझो ये लाए क्यों गए? म्यूचुअल फंड ए, ये है मान लो HDFC म्यूचुअल फंड, ठीक है ना। अब उन्होंने म्यूचुअल फंड ए, म्यूचुअल फंड बी, म्यूचुअल फंड सी, बहुत सारे थे। सरकार बोले कि यार ऐसा करो, ऐसा बेवकूफ़ी मत करो, इतने सारे म्यूचुअल फंड्स हैं ना, तुम जनता को कंफ्यूज कर रहे हो, कंसोलिडेशन करो, इनका कंसोलिडेशन करो। इसके बारे में डिटेल बताऊंगा, बट अभी आज थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे रहा हूं तुम्हें इसका, ठीक है ना। डिटेल मतलब जो जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से कि म्यूचुअल फंड क्या है, कंसोलिडेशन क्यों हुआ, क्या नहीं हुआ, ठीक है। तो इन्होंने बोला यार कंफ्यूज मत करो, इतने सारे म्यूचुअल फंड जनता को समझ ही नहीं आ रहा, ए लेवे, बी लेवे, सी लेवे, डी लेवे, कंसोलिडेट करके नक्की करो। कंसोलिडेट तुम करोगे ना तो एक चीज ध्यान रखना, कंसोलिडेट अगर तुम करोगे, आज मान लो आयुषी ने एक म्यूचुअल फंड ए ले रखा है, ठीक है ना, इक्विटी ओरिएंटेड, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि भाई जिसके पास भी ए बी सी है, हम इन सबको कर रहे हैं कैंसिल और इसकी जगह ला रहे हैं म्यूचुअल फंड ए बी सी, ठीक है। मान लो जिसके पास ए के 100 म्यूचुअल फंड है, हम उसको 50 म्यूचुअल फंड दे देंगे, ठीक है ना। ऐसे जिसके पास बी है उसको हम इतने दे देंगे, जिसके पास सी है उसको हम ऐसा दे देंगे। उन्होंने एक अपना प्लान डिस्कस कर लिया, मतलब उन्होंने क्या कर दिया, म्यूचुअल फंड्स को कैंसिल कर दिया और एक नया म्यूचुअल फंड डेवलप कर दिया, ठीक है ना। अब आपके लिए क्या हो रहा है, मिस्टर ए नहीं है ये, म्यूचुअल फंड ए है, सॉरी, ठीक है ना मिस्टर, हाँ, आयुषी के पास एक म्यूचुअल फंड ए है। अब सॉरी, आयुषी के पास म्यूचुअल फंड ए था, अब उसको कौन सा म्यूचुअल फंड मिल जाएगा? 100 यूनिट्स थी, ये म्यूचुअल फंड की 100 यूनिट थी। जब इसका कंसोलिडेशन हो गया तो ये म्यूचुअल फंड ए का एग्जिस्टेंस खत्म हो चुका है। जब कंसोलिडेशन हो गया तो इस म्यूचुअल फंड का एग्जिस्टेंस खत्म हो चुका है। अब उसको ए बी सी की यूनिट मिल चुकी है, हो सकता है कि 50 यूनिट मिली हो, वो तो जो भी प्लान होता है ना वो उस अकॉर्डिंग सेट करते हैं कि भाई यहाँ आपके पास 100 यूनिट है, हम आपको इतनी दे रहे हैं, वो तो एक फिक्स रेशियो कर लेते हैं, 2:1, 1:2, व्हाटएवर जो भी है। तो अब आयुषी के पास 100 म्यूचुअल फंड्स थे ए के, बट अब उसके पास कितने हो गए हैं, एबीसी के 50 यूनिट्स हो गए। अब ए तो खत्म हो चुका है। अगर आयुषी फ्यूचर में एबीसी यूनिट्स को बेचती है, राइट, एबीसी यूनिट्स को बेचती है, तो कॉस्ट क्या होगी, कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ऑनर। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इन्होंने बोला है कि अगर आपको म्यूचुअल फंड की यूनिट्स के बदले म्यूचुअल फंड मिल रहा है कंसोलिडेशन के अंदर, इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर इफ वो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा इफ
जो कंसोलिडेशन हो रहा है ना, वहां ध्यान रखना, इक्विटी ओरिएंटेड प्लस इक्विटी ओरिएंटेड मिलके जो बन रहे हैं वो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड ही बन रहा हो। ऐसा नहीं है एक इक्विटी को, एक डेब्ट को मिक्स करके इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड बनाया गया हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है तो उसके बदले आपको इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड ही बनना चाहिए कंसोलिडेशन होके। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा ना, तब तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। और इसी के साथ में इन्होंने बोला कि म्यूचुअल फंड्स के अंदर वेरियस प्लान होते हैं, डिविडेंड प्लान, ग्रोथ प्लान, बोले इन सबको मर्ज करके एक सिंपल प्लान बना दो। सो अगर म्यूचुअल फंड्स के अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर जो वेरियस प्लान्स होते हैं, ये तो है स्कीम, इन स्कीम्स के अंदर वेरियस प्लान्स होते हैं। ठीक है ना। जैसे मान लो म्यूचुअल फंड ए है, म्यूचुअल फंड ए है। अब ए के अंदर आप कौन सा प्लान लेना चाहोगे? सर डिविडेंड प्लान लेना चाहोगे क्या? सर ग्रोथ प्लान लेना चाहोगे क्या? या XYZ प्लान लेना चाहोगे क्या? ठीक है ना। आपने बोला डिविडेंड प्लान ले लिया मैंने। ठीक है। अगर मान लो इन वेरियस प्लान को भी कंसोलिडेट कर दिया जाता है, गवर्नमेंट ने कहा यार सब मगजमारियां खत्म करो, तुम तो एक कंसोलिडेट एक प्लान बना दो। अगर इन सभी प्लान को खत्म करके आपको एक कंसोलिडेटेड दूसरा प्लान दे दिया जाता है, राइट, तो उससे भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। समझ आ रहा है? मतलब आप तो ये सिंपल समझो कि अगर म्यूचुअल फंड आपके पास है, म्यूचुअल फंड का कंसोलिडेशन होता है और कंसोलिडेशन में आपको जो दूसरी एसेट्स मिलती है, राइट, अब उस दूसरी एसेट्स को जब आप बेचोगे तो क्या होगा? कॉस्ट ऑफ द प्रीवियस ऑनर। ठीक है, क्योंकि इसे ट्रांसफर नहीं माना गया है। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है। मुझे ना एक आज तो नहीं, कल का सेशन जब अपना रहेगा ना संडे, कल वाला सेशन, तो उसमें एक बार बताना, ताकि लास्ट में ताकि थोड़ा म्यूचुअल फंड के तुम्हें आइडिया दूंगा, ताकि तुम्हें एकदम सेट होगा बढ़िया दिमाग में, म्यूचुअल फंड क्या है क्या नहीं है वो तुम्हें एकदम क्लियर हो जाएगा। सो नाउ देखो, चेंज इन ऑनरशिप, ऑनरशिप में चेंज हो रही है, तो रिसीवर अगर उस एसेट्स को आगे बेचता है तो कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ऑनर ले लेंगे। चेंज इन एसेट्स, तो आपके पास जो नई एसेट्स आई है अगर आप उसे बेचते हो तो कॉस्ट ऑफ प्रीवियस एसेट्स जो आपने खरीदी थी, प्रीवियस एसेट्स, उसकी कॉस्ट आपकी क्या हो जाएगी? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर। चलो एक छोटा सा एग्जांपल आपने प्रेफरेंस शेयर्स खरीदे थे ऑफ रिलायंस एट 102,000 यूनिट्स ऑन 31/10/2019। ठीक है। (2022) में। ठीक है। और इक्विटी शेयर इशूड इन रेशियो ऑफ 2:1, मतलब आपके 2 प्रेफरेंस शेयर्स के बदले आपको 1 इक्विटी इशू कर दिया जाएगा। ठीक है ना। एंड सच शेयर्स सेल एट द रेट ऑफ ₹1000। बताओ कैपिटल गेन क्या होगा इन प्रीवियस ईयर 23-24? बताओ कैपिटल गेन क्या होगा, बताओ भाई। सिंपल है, कोई इंडेक्सेशन की कोई जरूरत नहीं, इग्नोर इंडेक्सेशन, नॉर्मल तरीके से करो। आपके पास पहले प्रेफरेंस शेयर्स थे, उसी कंपनी की इक्विटी में कन्वर्ट हो गए। एक मिनट। हाँ, बताओ। देखो, पुरानी एसेट्स अब आपकी खत्म हो चुकी है, अब उसके बदले आपको इक्विटी मिल चुके हैं। आपको इक्विटी कितने मिले देखो, आप देखना पड़ेगा आपको ही। बहुत सिंपल है यार, टाइम क्यों लग रहा है तुम्हें? हाँ जी,
अब देखो आपका आंसर क्या है, देख लेते हैं। देखो मेरे पास कितने शेयर्स थे, 2000 यूनिट्स थी 2:1, मतलब 2000/2 × 1, मतलब मेरे को 1000 रिलायंस के शेयर्स मिल गए, इक्विटी शेयर्स, ठीक है ना, इक्विटी शेयर्स मिल गए। अब अगर मैं इनको बेचता हूं, वो जो मैंने 1000 रुपए में बेच दिया तो कितना हो गया 10 लाख, ठीक है ना, 10 लाख में मैंने बेच दिया। दिस इज माई फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है बताओ, रिलायंस के शेयर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या, मैंने खरीदे क्या, मैंने नहीं खरीदे, ये तो मेरे को प्रेफरेंस शेयर्स के कारण मिले हैं राइट ये तो मेरे को प्रेफरेंस शेयर्स के कारण मिले हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्रेफरेंस शेयर्स जब इक्विटी में कन्वर्ट होते हैं तब टैक्स नहीं लगेगा, ध्यान रखना, बिकॉज सेक्शन 47 ने मना कर दिया है कि अगर प्रेफरेंस शेयर्स उसी कंपनी के इक्विटी में कन्वर्ट होते हैं इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर। तो जब उसे ट्रांसफर नहीं माना गया है तो जब फ्यूचर में आप उस इक्विटी शेयर को बेचोगे रिलायंस के, तो उसकी कॉस्ट क्या मानी जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रीवियस असेट्स 2 लाख रुपए। ठीक है, मैंने क्या बोला, इंडेक्सेशन वगैरह सब इग्नोर करो 8 लाख रुपए विल बी द कैपिटल गेन, 8 लाख रुपए विल बी द कैपिटल गेन। सही है, यस करेक्ट आरवा, करेक्ट नीलाजीत। सो दिस इज द तरीका, राइट। चलो आगे चलते, अब मैं आपको लेके चलता हूं सक्सेशन में, सक्सेशन, ठीक है। चलो जी, चलो जी, चलो सक्सेशन के केसेस यहां से फटाफट से समझा देता हूं आपको। सक्सेशन, सक्सेशन में 3 केसेस है। सक्सेशन मतलब क्या हो गया कि अगर कोई प्रोप्राइटरी कंपनी में कन्वर्ट हो गया, दूसरा अगर कोई पार्टनरशिप कंपनी में कन्वर्ट हो गया, तीसरा अगर कोई अनलिस्टेड कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट हो गई। दीज आर 3 केसेस जो मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। देखो अगर मान लो प्रोप्राइटरी, आपका प्रोप्राइटरी बिजनेस है, अब अगर आप कंपनी में कन्वर्ट हो जाते हो तो आपकी सारी की सारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज कंपनी की हो जाएगी। तो आप क्या कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो। इन्होंने बोला इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर इफ यू फुलफिल सर्टेन कंडीशंस, ठीक है ना, अगर प्रोप्राइटरी से आप कंपनी में कन्वर्ट होते हो। ऑल्सो अगेन वापस एक चीज बोल देता हूं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनका ज्यादा रिलेवेंस नहीं है, ठीक है, बस इतना लोड लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिलीवेंस है ना, वो मैंने बताया था ना पहले, गिफ्ट, विल, इनहेरिटेंस, है ना, होल्डिंग सब्सिडी का भी नहीं है, पार्टीशन ऑफ एचयूएफ, गिफ्ट, विल, इनहेरिटेंस, बस मेजरली आपका ज्यादा से ज्यादा हिट अगर करता है एग्जामिनर तो वो वहीं पे हिट करता है। बट दिस इज द पार्ट, तो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी अगर नहीं आ जाए तो हम उस चीज में हम रुके नहीं। और ये बहुत इजी है, वैसे कोई खास बात है नहीं इसमें। सक्सेशन में क्या है कि अगर आपका प्रोप्राइटरी बिजनेस कंपनी में कन्वर्ट होता है, अगर आप प्रोप्राइटर हो, आज नीलाजीत की खुद की फर्म है, ठीक है ना, नीलाजीत की बहुत क्या है, खुद की फर्म है, बड़ा काम है भाई का। अब ये बोलता है यार क्यों ना इसे कंपनी में कन्वर्ट कर लिया जाए। होता है ना, आप बड़े बड़े स्टार्टअप्स लेके आते हो। अब नीलाजीत एक स्टार्टअप लेके आया, खुद ने अकेले ने अपने दम पे काम शुरू किया। अब इसको फंड वाले मिल गए कि हम लगाते तेरे फंड इसमें, बट हमें इसे कंपनी में बनाना पड़ेगा, है ना। तो अब नीलाजीत क्या करेगा, नीलाजीत अपनी एसेट्स एज ए कंपनी में ट्रांसफर कर देगा। ये बिजनेस मॉडल पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कंपनी में ट्रांसफर हो जाएगा। तो सर ये तो ट्रांसफर मान लिया जाएगा, कैपिटल गेन लग जाएगा। यहां पर डिपार्टमेंट सेक्शन 47 ने बोला है कि नहीं, नहीं लगेगा। अगर आपको सर्टेन कंडीशन पूरी करते हो तो कैपिटल गेन नहीं लगेगा, ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। समझ आ रहा है। ऐसे ही पार्टनरशिप, अब नीलाजीत और मान लो मैंने, राहुल ने, आरवा ने, अपन ने मिलके पार्टनरशिप कर रखी थी। पार्टनरशिप करके अपन एक स्टार्टअप लेके आए, अपन अपना स्टार्टअप बहुत अच्छा काम कर रहा था। फंड वाले मिल गए, बोले आओ हम तुम्हारे को एक्वायर कर लेते हैं, बट तुम्हें कंपनी बनानी पड़ेगी। जनरली क्या होता है, फंड वाले जो फंड इन्वेस्टमेंट करते हैं ना,
वो थोड़ा सा प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड मैनर में जाना पसंद करते हैं। तो बोलते नहीं, हमें तो कंपनी बनानी पड़ेगी। ठीक है, बनाते हैं सब, कंपनी बनाते हैं, तो हमारी जो भी पार्टनरशिप फर्म की एसेट्स है वो उधर ट्रांसफर होगी, भैया ये तो ट्रांसफर हो जाएगा, कंपनी में ट्रांसफर हो रही है, पार्टनरशिप फर्म अलग है, कंपनी अलग है, तो ट्रांसफर मान लिया जाएगा। इन्होंने बोला नहीं, कुछ कंडीशन पूरी करोगे ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। ठीक है, ऐसे ही कुछ अनलिस्टेड कंपनीज, जो कंपनी बंद तो गई, जिनको लगता है यार कंपनी क्यों बना ली, गलत बना ली, फपूंद पाल ली कंपनी बना के, गलती हो, क्योंकि कंपनी में बहुत सारे कंप्लायंसेस होते हैं, वो बोलते हैं यार फपूंद पाल ली अपन ने, तो कोई बात नहीं, एलएलपी में कन्वर्ट हो जाओ। तो एलएलपी में अगर आप कन्वर्ट होगे तो क्या हो रहा है, तुम्हारी कंपनी से एसेट्स एलएलपी को ट्रांसफर हो रही है, इट विल बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर। बट डिपार्टमेंट ने बोला अगर तुम कुछ कंडीशन पूरी करते हो तो इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर। डरने की बात ही नहीं है, कुछ कंडीशन अगर तुम पूरी करते हो तो इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर। समझ आ रहा है क्या? तो चलो सबसे पहले अपन देखते हैं प्रोपराइटरी अगर कंपनी में कन्वर्ट होता है। अब राहुल का अच्छा बिजनेस मॉडल था या नीलाजीत का बढ़िया बिजनेस मॉडल था, ये दीज आर द प्रोपराइटरी। अब देखो राहुल का जो बिजनेस मॉडल था, अब इसने अच्छा स्टार्टअप को इसको फंड मिली, ये शार्क टैंक इंडिया में गया। शार्क टैंक इंडिया में इनको किससे फंड किया, बताओ भाई, किसने फंड किया इसको? अश्नीर ग्रोवर? नहीं, उससे नहीं, किसी और से दिलवाओ, उसको थोड़ा अच्छा लगेगा काम करना भी। अश्नीर ग्रोवर के साथ क्या काम करेगा ये, फंड करवाओ, किसी से तो करवाओ इसको, राहुल को, नीलाजीत। और कौन कौन थे ऐसे वो क्या बोलते हैं, क्या यार, फंड प्रोवाइडर कौन थे और वहां पर, याद नहीं आ रहा तुमको? अमन गुप्ता से भी नहीं कराना रे इसको, किसी और से कराओ। और कौन है यार, मैं बताता हूँ आपको। राहुल बोलेगा क्या सर, अमन गुप्ता के साथ मैं कोई काम नहीं करूंगा। शार्क टैंक इंडिया जजेस, ठीक है, नमिता थापर है, विनीता सिंह है, हाँ इनके साथ कराते हैं, इनमें से किसी एक को देते हैं। तो नमिता थापर ने इसके स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट किया। इसको नमिता को मतलब नहीं कि राहुल का स्टार्टअप क्या है, हाँ राहुल बढ़िया है बस, ठीक है। तो नमिता ने इसके में स्टार्टअप में फंड इन्वेस्ट किया, बट नमिता ने बोला राहुल आपको ना कंपनी बनानी पड़ेगी, क्योंकि हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड मैनर में जाना पसंद करते हैं। राहुल बोले आप बोलो जो बना देंगे, है ना, चलो हम कंपनी बना देते हैं। नहीं, पीयूष बंसल भी नहीं, नमिता थापर, हाँ। तो अब जब राहुल का जो बिजनेस था, इसका तो था घना प्रोपराइटर, इसकी प्रोपराइटरशिप फर्म का नाम था घना प्रोपराइटर्स। ठीक बात है, लेकिन नमिता ने बोला नाम सुधारो राहुल, घना कोई नाम होता है कि अच्छा नाम रखो, फलाना ढीमका कंपनी, ठीक है ना, फलाना ढीमका कंपनी, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या किया, अब राहुल ने सारी की सारी अपनी एसेट्स फलाना ढीमका कंपनी के अंदर ट्रांसफर कर दी। चलो जो भी है, अपने तो कंपनी में ट्रांसफर कर दी। अब समझो अब यहां पर ये क्या बोल रहा है कि सर, मैंने क्या बोला कि अगर प्रोपराइटर अपनी एसेट्स एंड लाइबिलिटी सारी कंपनी को ट्रांसफर करेगा तो जनरली क्या होगा, इट विल बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर। बट यहां पर इन्होंने बोल रहा है कुछ सर्टेन कंडीशन अगर आप पूरी करते हो तो इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर। पहली कंडीशन कि सर ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटी शुड बी ट्रांसफर, लाइबिलिटीज शुड बी ट्रांसफर, सारी की सारी एसेट्स और लाइबिलिटी ट्रांसफर होनी चाहिए, पहला। दूसरा, राहुल का इधर इस कंपनी में स्टेक होना चाहिए, और वो स्टेक 50% से ज्यादा होना चाहिए, मिनिमम 50% स्टेक होना चाहिए, और ये स्टेक कंटिन्यू होना चाहिए 5 साल तक, ये कंटिन्यू होना चाहिए 5 साल तक, ठीक है ना। यस राहुल, नमिता के साथ आपको कंपनी बनाने का बहुत बेनिफिट मिल रहा है आपको, है, हाँ। तो हमारे राहुल
ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज शुड बी ट्रांसफर। जो राहुल का स्टेक होना चाहिए, मतलब स्टेक शेयर होल्डिंग जो होनी चाहिए इस कंपनी में 50% से कम नहीं होनी चाहिए, 50% से कम नहीं होनी चाहिए, और बीच और आने वाले 5 सालों में भी कम नहीं हो सकती, ये चीज ध्यान रखना। तीसरा, इसे जो कंसिडरेशन मिलना चाहिए वो शेयर्स मिलना चाहिए, कंसिडरेशन ओनली इन शेयर्स, ठीक है ना। इसने अपनी प्रोप्राइटरी फर्म ट्रांसफर करी है कंपनी में, तो इसको जो कंसिडरेशन मिलना चाहिए वो शेयर्स मिलना चाहिए, उसके अलावा और कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। ये सारी कंडीशन अगर ये फुलफिल होती है तो इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर। ये देखो, आ जाओ, ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटी ट्रांसफर टू कंपनी। पहला, सोल प्रोप्राइटर बिकम शेयर होल्डर इन कंपनी, उसका स्टेक कितना होना चाहिए, 50% से कम नहीं होना चाहिए, और मिनिमम 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ कन्वर्जन, और 5 साल तक उसका मिनिमम रहना चाहिए, बीच में अपना स्टेक सेल नहीं करना चाहिए। अगर सेल कर दिया तो इट विल बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर, फिर तो आपका पुराना कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है। और कन्वर्जन टू सोल कंसिडरेशन टू सोल प्रोप्राइटर, मतलब जो राहुल को कंसिडरेशन मिलना चाहिए वो क्या मिलना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ शेयर्स मिलना चाहिए। आई होप राहुल दिस इज क्लियर। नमिता को समझा देना, ठीक है, नहीं तो भैया तुम्हारे हाथों में राहुल टैक्सेबिलिटी आ जाएगी। ओके राहुल, अपनी प्रोप्राइटरशिप आप बेच रहे हो किसको, कंपनी को, राइट। तो नमिता को बोल देना, नमिता मैम हमें इस तरीके से काम करना पड़ेगा, नहीं तो मेरे मोटी टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। चलो जी, अब आते हैं अपन अपनी पार्टनरशिप फर्म की बात करते हैं। तो आयुषी, जूही, मैं, राहुल, नीलाजीत, आरवा, अपन सबने एक पार्टनरशिप फर्म शुरू करी, अपन ने एक स्टार्टअप शुरू किया एजुकेशन के अंदर, तूफानी एजुकेशन। आओ कुछ तूफानी करते हैं। तूफानी एजुकेशन पार्टनरशिप फर्म में क्या करते हैं अपन, हाँ तूफानी एजुकेशन, अपनी फर्म का नाम है तूफानी एजुकेशन, ठीक है। अब मैं, भरत, आरवा, आयुषी, राहुल, नीलाजीत, ठीक है, वी ऑल आर पार्टनर्स, ठीक है, हम 5 पार्टनर हैं, लेट्स अज्यूम वी आर ऑल 5 पार्टनर। अब अपने को, अब किससे कराना है फंडिंग, बताओ क्या नाम था दूसरी वाली का, विनीता सिंह। भाई मैं तो बोल रहा था कि यार अपन तो अमन गुप्ता से कर लेते हैं, बट हमारे नीलाजीत को पसंद नहीं है अमन गुप्ता, बोले नहीं नहीं सर विनीता सिंह से क्यों ना फंडिंग कराई जाए। चलो अपन का ठीक है भाई, विनीता सिंह से करा लेते हैं। विनीता सिंह को हमने हमारा एजुकेशन पिच किया, शार्क टैंक इंडिया में गए, हमने पिच किया, सब इंप्रेस हो गए। हमने कहा भैया हम आपको 1 करोड़ रुपया देंगे, तो वो व्हाटएवर जो भी है यार उसके लिए। उन्होंने कहा चलो, विनीता सिंह ने कहा यस वी आर रेडी फॉर इन्वेस्टमेंट इन योर कंपनी और इन योर फर्म, बट इस फर्म को ना कंपनी में बनाना पड़ेगा, कंपनी में। ओह, आयुषी बोले सर ये सारी की सारी एसेट्स फर्म से कंपनी में जाएगी, ट्रांसफर मान लिया जाएगा, सेक्शन 47 ट्रांसफर मान लिया जाएगा, कैपिटल गेन की लायबिलिटी आ जाएगी। राहुल बोलता है रुको रुको रुको, अभी मैंने अपनी फर्म बेची थी, उसको अपनी फर्म निमिता के साथ मैंने कंपनी बनाई थी, उसमें मैंने कुछ कंडीशन पूरी करी थी, तुम भी वैसी कुछ कंडीशन पूरी कर लो तो अपना मामला भी सेट हो जाएगा। क्या कंडीशन है, पहला ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज ट्रांसफर होनी चाहिए। सेम पॉइंट्स हैं, देखना सेम पॉइंट्स ही मिलेंगे आपको। दूसरा, वहां क्या था, प्रोप्राइटर को कंसिडरेशन, वहां मैंने क्या बोला था आपको, शेयर होल्डर, आप वहां शेयर होल्डर होने चाहिए, ठीक है ना, तभी तो आपको स्टेक मिलेगा। तो वहां पर, यहां पर भी आप सभी पार्टनर का स्टेक, सभी पार्टनर का स्टेक, स्टेक मतलब शेयर होल्डिंग, सभी पार्टनर की शेयर होल्डिंग 50% से कम नहीं होनी चाहिए मिलके, मतलब इन पांचों को, इन 5 पार्टनर्स को जो शेयर मिले हैं कंपनी के अंदर वो 50% से कम नहीं होने चाहिए, 50% से ज्यादा होने चाहिए। इनका शेयर पार्टनरशिप फर्म, इन पार्टनर, सभी पार्टनर का जो शेयर है 50% से कम नहीं होना चाहिए, राइट। और 5 साल तक कंटिन्यू रहना चाहिए, और इनको कंसीडरेशन में सिर्फ और सिर्फ शेयर्स मिलने चाहिए, पैसा वैसा नहीं होना चाहिए। अगर 1 रुपया भी पैसा हो गया ना तो वो आपका कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। अगर ये सारी कंडीशन आप फुलफिल करते हो तो सर तूफानी एजुकेशन की जो भी एसेट्स आपकी इधर ट्रांसफर हो रही है, इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर, और जब ट्रांसफर नहीं है तो कैपिटल गेन नहीं लगेगा। समझ आ रहा है, देखो पढ़ लो।
कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इनटू कंपनी, ठीक है। तो ये क्या बोला है, ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ट्रांसफर टू कंपनी, ऑल पार्टनर्स बिकम शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, अब शेयर होल्डर का जो रेशियो होना चाहिए, हाँ ये पॉइंट मैं आपको बताना भूल गया। इनका जो रेशियो होना चाहिए, मान लो मेरा 20 है, आरवा का 30 है, इनका 10 है, इसका भी 10 है, 30 50 60 70 और इसका 30 है। तो जब हमारी जो शेयर होल्डिंग भी होनी चाहिए ना, वो इसी रेशियो में होनी चाहिए, 2:3:1:1:1:3। हमारी जो शेयर होल्डिंग कंपनी के अंदर होगी ना, वो भी इसी रेशियो में होगी, वो भी इसी रेशियो में होनी चाहिए। बस ये चीज ध्यान रखना। समझ आ रहा है? देखो यहां पर ये बोला है कि इन द सेम रेशियो ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन, जिस रेशियो में उनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं बता रहा हूं, कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशियो में उनकी शेयर होल्डिंग होनी चाहिए, कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशियो में शेयर होल्डिंग होनी चाहिए ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन। और शेयर होल्डिंग 50% से कम नहीं होनी चाहिए और 5 साल तक कंटिन्यू रहनी चाहिए, ठीक है ना। शेयर होल्डिंग मतलब वोटिंग पावर, इक्विटी शेयर होल्डिंग बोल रहा हूं, ठीक है ना। इक्विटी शेयर होल्डिंग, वोटिंग पावर 50% से कम नहीं होना चाहिए, वोटिंग पावर 50% से कम नहीं होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखना। और कंसीडरेशन जो है ओनली शेयर्स होना चाहिए, ओनली शेयर्स होना चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर। चलो जी, अब तीसरा पॉइंट आपको बताता हूं। क्लियर हो रहा है क्या? बाउंसर तो नहीं जा रहा है? बोलो भाई। बस ये इसमें अब यही है, देखो सेम। अब मान लो तूफानी एजुकेशन से कंपनी बन गई, तूफानी प्राइवेट लिमिटेड, है ना। तो अब ये जो अपनी क्या बोलते हैं, तूफानी प्राइवेट लिमिटेड अगर फ्यूचर में इस असेट्स को बेचती है तो इसकी कॉस्ट ऑफ एजुकेशन क्या होगी? कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ऑनर, मतलब अपनी फर्म ने जिस प्राइस पर इसे परचेज किया था वो उसके लिए कॉस्ट हो जाएगी, सिंपल। यहां पर भी यही फंडा है ना। समझ आ रहा है? बाउंसर तो नहीं आ रहा ना? कल कल दीपेश सर का कितने बजे है? दीपेश सर का कितने बजे है कल? कल मैं सोच रहा हूं कि जो पढ़ा है वहां तक के नोट्स बना लिए जाए। कितने बजे टाइमिंग? टाइम नहीं बताया, मैंने टाइम बता दिया है, ठीक है। मैं दीपेश सर को कम्युनिकेट कर दूंगा, अभी कर ही देता हूं मैं। दर्शन सर, सॉरी दीपेश सर नहीं, दर्शन सर, क्या करते हो यार, दर्शन सर का है, हाँ। सेवन 30 ले रहा हूं मैं, ठीक है। 7:30 कल मैं ले रहा हूं, 7:30 से वही सुबह सुबह स्टार्ट कर दूंगा। संडे को भी सोने नहीं दोगे? हाँ नहीं सोने दूंगा, ठीक है। तो 7:30 कल मैं सोचता हूं कि यार कल क्यों ना नोट सीरीज कंप्लीट कर ले, जो पढ़ा है तब तक। क्या सोचते हो? मैं सोच रहा हूं कि क्या ऐसा सही रहेगा क्या? क्योंकि मेजर पार्ट ये हो गया है आज, बस अब ज्यादा कुछ खास बात है नहीं। क्योंकि अब जो बचता है ना एग्जामिशन छोटा सा है, वो कोई खास बात नहीं है। डन 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 डन। 7:30 फाइनल, नोट सीरीज फाइनल, जो पढ़ा है उसकी नोट सीरीज बनेगी कल, ठीक है। ताकि चीजें व्यवस्थित हो जाए, मिस ना हो कोई भी चीज, वही सोच रहा हूं यार कि ठीक है आराम से बना लेंगे। और इससे क्या होगा, पूरा रिवाइज हो जाएगा, पूरा रिवाइज हो जाएगा यार। नोट सीरीज के पहले एक एक थॉट प्रोसेस और चल रही है यार, मॉड्यूल कर ले। 2 मिनट रुको यार।
नोट सीरीज नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। गिफ्ट बाकी है अभी, तो गिफ्ट का जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे होता है वो बाकी है, छोड़ दो, कल वही होगा। नोट सीरीज कब करेंगे? परसों करेंगे 7:30 बजे, और क्या है ना भाई। चलो डन डन डन, आ जाओ आगे चलते हैं। अब आता है कि कंपनी, अगर आपने कंपनी बना ली, कंपनी भी अनलिस्टेड कंपनी, ठीक है ना, लिस्टेड कंपनी नहीं, अनलिस्टेड कंपनी बना ली, तो आपको कंपनी बनाने पर कंप्लायंसेस बहुत सारे करने होते हैं। अब आप चाहते हो कि यार वो कंप्लायंसेस मुझे नहीं करने, आप एलएलपी में कन्वर्ट हो जाओ, आप एलएलपी में आ जाओ। मंडे से कल कंप्लीट करते हैं पूरे कैपिटल गेन को, पूरा कैपिटल गेन को कंप्लीट करते हैं कल बस। अब कैपिटल गेन में बचा कुछ भी नहीं है। सेक्शन 48 आपका ऑलमोस्ट हो गया है, ठीक है। उसके प्रोवाइजो बताने हैं वो मैं बता दूंगा, प्रोवाइजो अच्छे हैं, नो डाउट, मजा आएगा तुम्हें, प्रोवाइजो मैं बता दूंगा। प्रोवाइजो अभी इसमें मेरे को एक गिफ्ट और बताना है, ठीक है ना, आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में एक गिफ्ट और कनेक्ट करवाना है ताकि आपको मजा आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ही, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे एंटरटेनिंग होगा गिफ्ट। भाई साहब आज अभी टाइम नहीं है मेरे पास, नहीं तो आज गिफ्ट करा देता मैं तुम्हें, ठीक है। गिफ्ट होने के बाद प्रोवाइजो, प्रोवाइजो भी मान के चलो, आपको समझाने में मेरे को 40 मिनट तो लगेंगे ही लगेंगे, अच्छे से सेट करना है मैं आपके दिमाग में। उसके बाद में ज्यादा कुछ है नहीं यार, उसके बाद में हाँ है यार, मिसलेनियस सेक्शंस। अभी कुछ सेक्शंस हैं जो अभी मिसलेनियस हैं, जो छोटे मोटे सेक्शंस हैं जो तुम एक बार कराने हैं मुझे, ठीक है। मिसलेनियस सेक्शंस, ये कैपिटल गेन ना खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। वैसे तो ठीक है, चैप्टर है यार, इतना दमदार चैप्टर है वो, मतलब बड़ा और अच्छा चैप्टर है ये, दम है इस चैप्टर में। प्रैक्टिकल लाइफ में सबसे ज्यादा जो काम आता है ना, वो यही चैप्टर काम आता है एक्चुअली, पीजीबीपी और कैपिटल गेन, मतलब एक जो रेगुलर रूटीन में आम आदमी के लिए जो यूज आता है, दो चैप्टर बहुत यूज आते हैं, मिसलेनियस सेक्शन और फिर है एग्जेम्पशन, सेक्शन 54 की एग्जेम्पशंस। चलो फटाफट से कंप्लीट करते हैं, हो जाएगा खत्म यार, कोई टेंशन नहीं है ऐसा। टाइम तो लगता है यार, अच्छे से अपन शिद्दत से काम करेंगे तो टाइम तो देना पड़ता है। बट ये है कि ये जो तुम्हारी कंसोलिडेटेड हो रही है ना नोट सीरीज और ये सब चीजें, नोट सीरीज बहुत काम आने वाली है, बहुत। ये समझ लो नोट सीरीज के अलावा तुम्हें बाद में कुछ नहीं देखना है, कुछ भी नहीं देखना है, नोट सीरीज सब कुछ है, ठीक है। उसके बाद में आपके रिवीजन सेशन भी लूंगा, वो एक अलग बात है, वो तो ये आपके लिए बहुत हेल्प करेगा एडिशनली, ठीक है। एक आपका वो गुटका वाला कार्यक्रम भी होगा, ठीक है ना, वो मैं थोड़ा सा प्लानिंग कर रहा हूँ कि वो कैसे करना है, क्योंकि उसको भी मुझे फटाफट करना है। चलो जी आ जाओ। अब यहां पर आता है कंपनी। अभी हमने क्या देख लिया, कन्वर्जन, सक्सेशन वाले पॉइंट देख लिया। सक्सेशन में पहला प्रोप्राइटरी से कंपनी में, फिर पार्टनरशिप से कंपनी में। अब एलएलपी सॉरी अनलिस्टेड कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट हो रही है, तो उसके भी पॉइंट फटाफट देख लो और क्लोज कर दो। अब देखो ये कहता है कि कन्वर्जन ऑफ अनलिस्टेड कंपनी इनटू एलएलपी, कन्वर्जन ऑफ अनलिस्टेड कंपनी इनटू एलएलपी। तो ये क्या बोलता है, जैसे वहां पर क्या था, ऑल एसेट्स सेम है, सारे पॉइंट्स ऑलमोस्ट सेम है, ऑल एसेट्स। बट आयुषी आपको कैसे लग रहा है, आपको कैसे लग रहा है मुझे ये बताओ, ये चैप्टर आपको डिफिकल्ट लग रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं लगने दूंगा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, ये देश नहीं झुकने दूंगा। वैसे ही मैं भी यही बोलता हूं, सौगंध मुझे इस डीटी की, डीटी टफ लगने नहीं दूंगा। बताओ, मैं ये सारा इतना तामझाम करता हूं ना, ये इसीलिए करता हूं तुम्हारी लाइफ को आसान करने के लिए। और आप आज मेरे साथ देखोगे मैं कभी भी आपको कोई हैवी हैवी सेंटेंसेज, हैवी हैवी बातें नहीं करता, सिंपल सिंपल बातें करता हूं एज ए लेहमैन। मैं कोई टेक्निकल शब्दों को यूज नहीं करता। हाँ, बाकी सबको कैसा लग रहा है मेरे भाइयों, हिलाजीत, राहुल, आरवा, आयुषी ने तो बता दिया, और कोई है ही नहीं है आज तो। तुम 4-5 जन ही हो बस, कमाल कर दिया। सुबह सुबह तुम इतने डर जाते हो। आपने पढ़ाया अच्छा लगा, याद नहीं रहता वो अलग बात है। पीजीबीपी से कैपिटल गेन इजी लगा बहुत, अरे वाओ, हाँ पीजीबीपी से इजी लगा, गुड यार। नहीं कैपिटल गेन तुम देखना, तुम मैं जब अभी कंप्लीट करूंगा, जो जो मैं करा रहा हूं वो तो तुम्हारे टिप्स पे है,
जब एंड कराऊंगा तो पूरा चैप्टर टिप्स पे होगा और 1.5 घंटे से ज्यादा इसको रिकॉल में टाइम नहीं जाएगा, बस दैट्स इट। इजी लगा? चलो गुड यार, कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना इससे। चलो जी आगे आओ। और मैं क्या करूंगा एट द एंड, इस चैप्टर के एट द एंड कुछ ऐसी चीजें मार्क करवाऊंगा कि जो नॉट रिलेवेंट फॉर एग्जाम्स, तो बाद में अपन उनको ज्यादा फोकस नहीं करना, ठीक है। समझना सब कुछ है, इसलिए मैं हर एक चीज को आपको एक कंसेप्ट फंडामेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो लगता है कि यार नॉट रिलेवेंट फॉर द एग्जाम्स, तो उसको सिर्फ एक बार ओवरव्यू कर लो, दैट्स सफिशिएंट। बस वो मैं तुम्हें समझा दूंगा। वो 2-3 चीजें हैं, ज्यादा भी नहीं है, सब कुछ बता दूंगा, तो टेंशन ही मत लो। तो थैंक यू इजी है, बस ऐसा ही होना चाहिए। भिड़ जाओ तुम किसी से भी, जो चैप्टर पढ़े हैं ना उसमें तो तुम किसी से भी भिड़ जाओ, तुम्हें एक बार भी नहीं लगेगा कि यार मैं ब्लैंक हूं। वो सामने वाला ब्लैंक फील करेगा, तुम नहीं फील करोगे, बस इतना बोल सकता हूं मैं। चलो आ जाओ। अब देखो अनलिस्टेड कंपनी, सेम पॉइंट्स। अनलिस्टेड कंपनी है ना, अनलिस्टेड कंपनी अगर एलएलपी में कन्वर्ट होती है तो सबसे पहले ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटी शुड बी ट्रांसफर, सारी की सारी एसेट्स एंड लायबिलिटी ट्रांसफर होनी चाहिए। अनलिस्टेड कंपनी के जो शेयर होल्डर है शुड बी द पार्टनर इन एलएलपी, शुड बी द पार्टनर इन एलएलपी, ठीक है ना, शुड बी द पार्टनर इन एलएलपी। सर पार्टनरशिप, पार्टनर होंगे तो किस, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो ये बोलता है कि जिस रेशियो में उनका कैपिटल, जिस रेशियो में उनके शेयर होल्डिंग है उसी रेशियो में उसे आप क्या दोगे, कैपिटल कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है ना। पार्टनरशिप फर्म में होता क्या है, एलएलपी एक प्रकार से पार्टनरशिप फर्म ही है, ठीक है ना, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो वहां पर होता क्या है, वहां पर आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है और कैपिटल कंट्रीब्यूशन होता है। तो कितना लगावे, अरे भाई जिस रेशियो में उनकी शेयर होल्डिंग है उसी रेशियो में उनको यहां पर कैपिटल कंट्रीब्यूशन मिलेगा और उसी रेशियो में उनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिलेगा। और एक चीज ध्यान रखना, कंसीडरेशन में उन्हें पीएसआर और इसके अलावा कुछ नहीं मिलना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अलावा कुछ नहीं मिलना चाहिए, ठीक है ना। समझ में आ रहा है क्या? देखो ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटी ट्रांसफर टू एलएलपी, all shareholder become partner in LLP and their capital contribution and profit sharing ratio should be in the ratio of their shareholding, ठीक है। अपन तो देसी तरीके से ही करते हैं यार, किताबों से पढ़ के ना मजा ही नहीं आता मुझे तो। यार अब देखो कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। सेम ये जो कंडीशंस है ना, अभी जो मैंने 3-4 कंडीशन बताई थी, बस इन्हीं कंडीशन को थोड़ा सा मोल्ड करते हैं, बाकी सेम कंडीशन है। पहला, ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटी शुड बी ट्रांसफर, ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटी शुड बी ट्रांसफर, ये बोलता है कि सारी की सारी एसेट्स एंड लायबिलिटी ट्रांसफर होनी चाहिए। दूसरा, अनलिस्टेड कंपनी है तो नो डाउट शेयर होल्डिंग, शेयर होल्डर्स होंगे, ये बोलते हैं शेयर होल्डर शुड बी पार्टनर, इधर पार्टनर होने चाहिए। और उनका जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, कैपिटल लगाओ और पीएसआर रेशियो, पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, इट शुड बी इन देयर शेयर होल्डिंग रेशियो, शेयर होल्डिंग परसेंटेज। मान लो यहां पर ए बी सी डी, इसका 25%, इसका 15%, इसका 30%, 30, 40, 70 और इसका भी 30, तो इसी रेशियो में 25:15:30:30, इसी रेशियो के अंदर इनका क्या होना चाहिए, कैपिटल कंट्रीब्यूशन और पीएसआर, ठीक है ना। मतलब आज मान लो मेरे को अगर 1 लाख की कैपिटल लगानी है तो इसी रेशियो में लगानी है, आज मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है तो इसी रेशियो में होगा, ये चीज आप ध्यान रखना, ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। तीसरा इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना चाहिए, इन सभी का मिला के जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना चाहिए वो 50% से कम नहीं होना चाहिए। इन सभी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो मिला के 50% से कम नहीं होना चाहिए और 5 साल तक कंटिन्यू रहेगा, ठीक है ना, 5 साल तक कंटिन्यू रहेगा। जैसे हमने क्या देखा था, ऊपर देखा था ना कि इनका जो शेयर होल्डिंग है, तो फर्म के अंदर शेयर होल्डिंग तो होती नहीं है, फर्म के अंदर तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, बस वही, ठीक है। और एक इनको कंसीडरेशन में सिर्फ और सिर्फ पीएसआर में हिस्सा मिलना चाहिए, बस और कुछ नहीं। और 2 पॉइंट एक्स्ट्रा है वो बताता हूं मैं, बस हो गया ये भी।
देखो अब एक एक पॉइंट को ढंग से समझ लो, खत्म कहानी। ऑल असेट्स एंड लाइबिलिटी ट्रांसफर टू एलएलपी। ये कहता है कि अगर कोई अनलिस्टेड कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट होती है तो सारी की सारी एसेट्स एंड लाइबिलिटी एलएलपी को ट्रांसफर करना होगा, पहला कंडीशन। दूसरा, ऑल शेयर होल्डर ऑफ द अनलिस्टेड कंपनी बिकम पार्टनर इन एलएलपी, एलएलपी में पार्टनर बनेंगे, ठीक है। एंड देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन, एक मिनट रुकना है ना, कोई योगा कर रहा दिखता है, मैंने कहा यार आवाज किस चीज की आ रही है। हाँ जी, ऑल शेयर होल्डर बिकम पार्टनर इन एलएलपी एंड देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शुड बी इन द रेशियो ऑफ देयर शेयर होल्डिंग। जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है या जो भी उनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, उन सभी पार्टनर, उन सभी शेयर होल्डर का, जब वो फर्म के अंदर अपना शेयर होल्डिंग क्या बोलते हैं, कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे या पीएसआर बनाएंगे, तो इसी रेशियो में इनका शेयर होल्डिंग होना चाहिए, सॉरी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना चाहिए और कैपिटल कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, ठीक है। और ये कहता है पीएसआर इन दी एलएलपी, इन सभी शेयर होल्डर का जो पीएसआर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, 50% मिलाकर 50% से कम नहीं होना चाहिए टोटल प्रॉफिट शेयरिंग, और ये 5 साल तक कंटिन्यू होना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ कन्वर्जन, ठीक है। कंसीडरेशन टू शेयर होल्डर, अब ये बोलता है इनको कंसीडरेशन क्या मिलना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ हिस्सा, कैपिटल कंट्रीब्यूशन में और पीएसआर में हिस्सा मिलना चाहिए, और कुछ नहीं मिलना चाहिए कंसीडरेशन में, ठीक है ना, तभी इसे ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। तो ये 4 पॉइंट तो ऑलमोस्ट सेम है ना। अब 3 पॉइंट यहां पे थोड़े आपको एक्स्ट्रा ध्यान रखने हैं, बस 4 पॉइंट ऑलमोस्ट सेम है, बट थोड़ा सा मोल्ड करना है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी है, वहां पे क्या था, प्रोप्राइटरी टू पार्टनरशिप था, और सॉरी प्रोप्राइटरी टू कंपनी था, पार्टनरशिप टू कंपनी था, तो ऑलमोस्ट सब सेम था। यहां थोड़ा सा क्या हो रहा है, कंपनी टू एलएलपी है, तो जहां पार्टनर था वहां शेयर होल्डर का, वो बस थोड़ा सा अरेंज करना है तुम्हें, और कुछ भी नहीं है। अब देखो, अब ये बोलता है 3 एक्स्ट्रा पॉइंट और है यहाँ, बाकी में जो कंडीशंस है वो तो है ही है, 3 एक्स्ट्रा कंडीशन और है यहाँ पे। टोटल सेल्स, टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट्स ऑफ द कंपनी, ये बोलता है कि जो अनलिस्टेड कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट हो रही है उसका किसी भी 3 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में सेल्स टर्नओवर, राइट, 60 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब किसी भी 3 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में, किसी भी प्रीवियस ईयर में 60 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब ये बोलना चाहता है कि यार ऐसा ना हो कि कंपनी जबरदस्ती एलएलपी में कन्वर्ट हो रही है ना। मतलब अनलिस्टेड कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट करने का बेनिफिट यह दिया गया कि यार कंपनी काम अच्छा नहीं कर पा रही है, परफॉर्म अच्छा नहीं कर पा रही, कंप्लायंसेस का बर्डन बहुत ज्यादा है, या छोटी कंपनी है, कंप्लायंसेस बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, इससे बढ़िया एलएलपी में कन्वर्ट हो जाओ। तो इन्होंने बोला भैया देखो 60 लाख से ज्यादा टर्नओवर है, मतलब तुम कोई छोटे मोटे कंपनी नहीं, सिंपल। तो उन्होंने एक लिमिट डाल दी कि भैया तुम्हारा 3 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में, किसी भी प्रीवियस ईयर में तुम्हारा टर्नओवर सेल्स 60 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, असेट्स 5 करोड़ से ज्यादा तुम्हारे पास नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। द वैल्यू ऑफ असेट्स इन द बुक ऑफ द कंपनी इन एनी 3 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर 5 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और जो कंपनी का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है वहां से आपने अपने शेयर होल्डर को कुछ डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया हो आने वाले 3 सालों में, ठीक है ना। नो अमाउंट इज पेड टू द पार्टनर आउट ऑफ द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बैलेंस बैलेंस स्टैंडिंग इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर 3 प्रीसीडिंग ईयर फॉर 3 ईयर्स। मतलब मान लो जब कंपनी, मान लो 21-22 में कंपनी क्या हो रही है, एलएलपी में कन्वर्ट हो रही है, तो यहां उसका रिजर्व एंड सरप्लस पड़ा है 50 लाख रुपए। ये बोलता है भैया ये 50 लाख पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट, पार्टनर्स मतलब शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट मत कर देना आने वाले 3 सालों तक, आने वाले 3 सालों तक एक्यूमुलेटेड बैलेंस से आप कोई भी अमाउंट अपने शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। देखो, नो अमाउंट इज पेड टू पार्टनर डायरेक्ट और इनडायरेक्टली आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बैलेंस स्टैंडिंग इन बुक्स ऑफ द कंपनी फॉर 3 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ कन्वर्जन, दैट्स इट। चलो अब तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, बस आज मैं इतना ही कराऊंगा, इसके बाद एक वो जो क्वेश्चन है वो खत्म समाप्त करवाऊंगा, फिर बस फिर बाद में ये जो अदर केसेस हैं वो मैं बाद में करवाऊंगा। अदर केसेस तो एक बार पढ़ने वाले हैं, बस अदर केसेस तो मैं नोट सीरीज में लिखा दूंगा।
तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर आपने वो कंडीशन बताई कि 5 साल तक शेयर होल्डिंग में कम नहीं होना चाहिए, वोटिंग पावर कम नहीं होना चाहिए, समथिंग समथिंग समथिंग, अगर हो गया तो आपने सर कंडीशन बताई थी, अगर मान लो वो कंडीशन हमने अभी तो फुलफिल कर ली, लेकिन आने वाले 4-5 सालों की जो टाइम लिमिट बता रहे हो वहां हम फुलफिल नहीं कर पाए, तो क्या होगा भैया, जो तुम्हारे को बेनिफिट मिला है वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। हमने क्या बोला कि अगर तुम्हारी प्रोपराइटरी कंपनी में कन्वर्ट होती है, इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर। पार्टनरशिप अगर कंपनी में कन्वर्ट होती है, इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर इफ यू फुलफिल सर्टेन कंडीशंस। अनलिस्टेड कंपनी अगर एलएलपी में कन्वर्ट होती है, इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर, अगर आप कुछ कंडीशन पूरी करते हो तो। लेकिन अगर आपने कंडीशन पूरी नहीं करी, इन जो भी 5 साल की टाइम लिमिट है या जो भी टाइम लिमिट है उस टाइम लिमिट के अंदर, तो जो बेनिफिट आपको मिला था वो बेनिफिट आपका विड्रॉ कर लिया जाएगा, मतलब वो ट्रांसफर मान लिया जाएगा। आप बोलोगे सर ट्रांसफर तो ट्रांसफरर के हाथों में टैक्सेबल होता है, ठीक है ना। अब देखो आप क्या बोलोगे, सर सोल प्रोपराइटर, ठीक है, सोल प्रोपराइटर नीलाजीत ने किसको बेचा था, निमिता थापर को। निमिता थापर के साथ मिलकर एक कंपनी बना ली, ये उसमें शेयर होल्डर बन गया। ये बोलेगा सर सोल प्रोपराइटर का तो एग्जिस्टेंस ही खत्म हो चुका है, ट्रांसफरर तो ये है ना, ट्रांसफरर तो हमारा ये वाली कंपनी है नीलाजीत, ये इसका तो एग्जिस्टेंस ही खत्म हो चुका है सोल प्रोपराइटरी फर्म का, तो अब तो वो कंपनी में, अब इस पे कैसे टैक्स लगाओगे। तो ये बोला कि सर अब इस पे कैसे टैक्स लगाओगे, तो एक एग्जिस्टेंस खत्म हो चुका है सोल प्रोपराइटर का, तो डिपार्टमेंट बोला शाना है कि तू, कोई बात नहीं। सेक्शन 47 बोलता है कि अगर तूने 5 साल के अंदर ब्रिज कर दिया, अपन ने बोला था ना 5 साल तक शेयर होल्डिंग आपकी कम नहीं होनी चाहिए, अगर तूने 5 साल के अंदर ब्रिज कर दिया तो कोई बात नहीं, इस पे टैक्स लगाएंगे, ठीक है ना। जो भी तेरा कैपिटल गेन पे टैक्स की लायबिलिटी बनती है वो अब सक्सेसर पे लगेगी, क्योंकि प्रीडिसेसर का तो एग्जिस्टेंस खत्म हो चुका है, तो सक्सेसर पे लगाएंगे। समझ आ रहा है। चलो ये देखो, इफ एनी ऑफ अबाउ कंडीशन, ऑल 3 केसेस जो अपन ने देखी, प्रोपराइटरी, पार्टनरशिप और कंपनी वाले, आर नॉट फॉलोड, देन कैपिटल गेन विल बी टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ सक्सेसर। जो भी कैपिटल गेन बनता है उस ईयर में, वो कैपिटल गेन सक्सेसर के हाथों में टैक्सेबल कर दिया जाएगा ना, सोल प्रोपराइटर के नाम पे नहीं लगेगा ना, ना ना ना। कैपिटल गेन कंप्यूट होगा जब आपने ट्रांसफर किया था उस ईयर के हिसाब से आपका कैपिटल गेन कंप्यूट होगा, लेकिन वो टैक्सेबल हो जाएगा सक्सेसर के हाथों में, क्योंकि प्रीडिसेसर तो खत्म हो चुका है, सोल प्रोपराइटर तो खत्म हो चुका है, अब तो कंपनी में आ चुका है मामला सारा, तो कंपनी पे टैक्स लगाया जाएगा, ठीक है। वैसे ही पार्टनरशिप फर्म तो खत्म हो चुकी है, कंपनी पे लगाया जाएगा, वैसे ही अनलिस्टेड कंपनी तो खत्म हो चुकी है, तो एलएलपी पे लगाया जाएगा। दैट्स इट, आई होप दिस इज क्लियर। बोलो भाई वेदर दिस इज क्लियर और नॉट। चलो जी, तो ये आपका आज एक सफर। अब यहां पर यही आता है कि अगर मान लो सक्सेशन वाले केसेस में ट्रांसफर नहीं माना जाता है, और अगर मान लो फ्यूचर में वो असेट सेल करते हैं, तो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ऑनर। चलो जी, ये भी आपको मैं यहां पे बता देता हूं। सर्टेन ट्रांजेक्शन विच विल नॉट बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर। अब देखो 6 पॉइंट थे चेंज इन ओनरशिप वाले, 6 पॉइंट थे चेंज इन असेट्स वाले, और 3 पॉइंट थे सक्सेशन वाले, 3 पॉइंट थे सक्सेशन वाले, ठीक है ना। जहां पर सर्टेन ट्रांजेक्शन विच विल नॉट बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर, तो यहां सेक्शन 49 ने लिख दिया कि इन केसेस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या मानी जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ऑनर। इंडेक्सेशन कब से करेंगे, पीरियड ऑफ होल्डिंग कब से करेंगे, प्रीवियस ऑनर ने जब खरीदा था तब से आपका वो क्या कहते हैं पीरियड ऑफ होल्डिंग चेक करेंगे। वो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए अपन देखते हैं ना, पीरियड ऑफ होल्डिंग कब से करेंगे भाई। जूही के पिताजी से जूही को मकान मिला और जूही ने उसको बेच दिया, बताओ उसका शॉर्ट टर्म होगा लॉन्ग टर्म होगा। जूही ने खरीदा तब से देखेंगे क्या, नहीं, जूही के पिताजी ने जब खरीदा था तब से देखा जाएगा पीरियड ऑफ होल्डिंग। आई होप दिस इज क्लियर, समझ आ रहा है।
इंडेक्सेशन जूही के पिताजी ने जब खरीदा था तब से इंडेक्सेशन किया जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। देखो बताता हूं, 1/10/2000 या 1990 में 10 लाख के अंदर खरीदा गया था एक मकान। 1/4/2001 को उसकी जो वैल्यू है एफएमवी या एसडीवी मान लो ये 1.5 करोड़ है, 1.5 करोड़, ठीक है। 1/4/1 को एफएमवी। अब ये जूही के फादर ने खरीदा था, ठीक है, परचेज किया था। अब जूही के फादर ने 1/1/2022 में इसे गिफ्ट कर दिया। बताओ जूही के फादर पे कोई टैक्सेबिलिटी आएगी? नहीं आएगी। इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर। अब जूही ने क्या किया, जूही को गिफ्ट कर दिया, जूही ने इसको बेच दिया, 1/1/2023 को सेल कर दिया 25 करोड़ के अंदर। तो मुझे बताओ फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या है? 25 करोड़। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ऑनर। तो हम यहां से देख लेंगे कॉस्ट और एफएमवी व्हिचएवर इज हायर। अब मुझे बताओ कि पीरियड ऑफ होल्डिंग कब से देखा जाएगा? क्या यहां से ये देखा जाएगा क्या तो 1 साल के अंदर बेच दिया? सर नो, जब से पिताजी ने खरीदा था तब से पीरियड ऑफ होल्डिंग देखा जाएगा। इंडेक्सेशन कब से करना है? 1/4/2001 से करना है। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है ना। सारा प्रीवियस ऑनर की डेट से ही होगा, सब कुछ कंसीडर प्रीवियस ऑनर की डेट से ही होगा। ये चीज ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। फिर आता है चेंज इन असेट्स, कॉस्ट ऑफ प्रीवियस असेट्स, ठीक है ना। अगर आप मान लो इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर के बदले इक्विटी मिले, अब इक्विटी को मैं बेचता हूं तो मेरी कॉस्ट क्या होगी? कॉस्ट ऑफ प्रीवियस असेट्स। जब मैंने वो असेट्स खरीदी तब से मेरा पीरियड ऑफ होल्डिंग देखा जाएगा। इंडेक्सेशन तब से किया जाएगा। सिंपल, सब में एकदम सिंपल है। सक्सेशन में सेम, सक्सेशन में भी सेम, कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ऑनर देखा जाएगा। जब आपने प्रीवियस ऑनर ने खरीदा था तब से उसका लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म देखा जाएगा, पीरियड ऑफ होल्डिंग, राइट। और जब इंडेक्सेशन भी कब से किया जाएगा? जब से कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ऑनर ने खरीदा था तब से। बिल्कुल सिंपल है। आई होप दिस इज क्लियर, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए अब, ठीक है ना। बस मैंने अब यहां देखो, इन केस ऑफ गिफ्ट 56/10 अगर एप्लीकेबल हो गया तो कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ऑनर नहीं लेंगे। सर वापस सुनना मेरी बात को, वापस सुनना, वापस सुनना, वापस सुनना। सर गिफ्ट में हमेशा ऐसा होता है क्या कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ऑनर ली जाती है? नहीं, कुछ केसेस में ऐसा होता है कि कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ऑनर ली जाती है, कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ऑनर कंसीडर किया जाता है। लेकिन अगर गिफ्ट में 56/10 एप्लीकेबल हो गया, गिफ्ट में अगर 56/10 एप्लीकेबल हो गया तो कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ऑनर कंसीडर्ड नहीं करते हैं। बस ये चीज ध्यान रखना। ये 56/10 क्या है अगले सेशन में मैं बताने वाला हूं। अब अगला जो सेशन है बड़ा ही एंटरटेनिंग सेशन है और बड़ा ही मजेदार सेशन होगा, दैट इज रिलेटेड टू गिफ्ट। मजा आएगा आपको और बड़ा टेक्निकल है, बड़ा टेक्निकल है लेकिन बड़ा एंटरटेनिंग है और बड़ा मस्त है और मजा आने वाला है। और बड़ा टफ भी है लेकिन वो एंटरटेनिंग होने के कारण तुम्हारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। मैं क्या बोला? मैं एंटरटेनिंग बोल रहा हूं, बहुत तुम्हें सीरियसली मजा आएगा। इस गिफ्ट जब पढ़ोगे ना, यू विल एंजॉय। एंटरटेनमेंट हो रहा है। वैसे तो मैं पूरा एंटरटेनमेंट कराने की कोशिश करता हूं तुम्हारे को, कभी पढ़ाई कराने की कोशिश करता भी नहीं हूं। एंजॉय के साथ पढ़ो, दैट्स माय मेन ऑब्जेक्ट। लेकिन गिफ्ट में तो तुम्हें मजा आने वाला है क्योंकि गिफ्ट में मैं वीडियोस भी है और गिफ्ट में वीडियोस भी जोरदार की है, राइट। तो गिफ्ट में तो तुम्हें बहुत मजा आएगा और गिफ्ट बड़ा टेक्निकल है। बड़ा टेक्निकल होने के साथ साथ बहुत आसान है, बहुत आसान है। मतलब गिफ्ट में 80% जनता कंफ्यूज होती है लेकिन यू विल बी इन द 20% जनता जो कंफ्यूज नहीं होती। चलो जी, ओके, मिलते हैं कल, बाय बाय।